Hello students, at present we are doing revision of permutation and combination chapter. One part we have already finished, second part that we are going to do today. And ये जो रिवीजन हमारा चल रहा है that is purely in terms of questions, क्योंकि थ्योरी हमने बहुत कर लिया. अभी हर तरह के क्वेश्चन का बस एक एक्सपोजर हमें चाहिए, एंड दैट टू कीपिंग आवर जेईई मेन स्कोर इन माइंड कि इस चैप्टर क्या कोई भी क्वेश्चन जेईई मेन में आ जाता है तो हमसे छूटना नहीं चाहिए. ठीक है, सो हियर फर्स्ट, number of ways of distributing 5 objects into 4 boxes when empty boxes are permitted. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा that will be when empty boxes are not permitted. ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये हमें चारों कैटेगरीज के मिल जाते हैं, ऑफन ही मिल जाते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी जिसमें ऑब्जेक्ट एंड बॉक्सेस दोनों डिस्टिंक्ट है. सेकेंड जिसमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट है. थर्ड when objects are distinct but the boxes are identical. Fourth, when objects are identical as well as the boxes are identical. तो हर तरह का सिचुएशन हम एक ही बार में डिस्कस करेंगे ताकि you should be able to distinguish among those. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें आता तो है लेकिन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा कैटेगरी का है. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट्स एंड बॉक्सेस दोनों डिस्टिंक्ट है एंड एम्प्टी बॉक्सेस आर परमिटेड, तो ऐसे सोचें, आई हैव 4 बॉक्सेस इन फ्रंट, दे आर डिस्टिंग्विशेबल. I have 5 objects. मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को उठाऊंगी एंड आई हैव 4 choices. मैं किसी भी एक में डाल सकती हूँ. तो 4 ways of distributing the first object. Then second, another 4. Third, another 4. And then इस तरह से हम 5 objects का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. So it is 4 into 4 into 4 repeatedly. यहाँ पे बहुत से बच्चे 5 power 4 भी लिख देते हैं. तो बच्चा ध्यान रखना है आप डिस्ट्रीब्यूट किसे कर रहे हो. आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. हर ऑब्जेक्ट के लिए कितने चॉइसेस है? 4. सो 4 into 4 into 4 ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से हो सकता है उसको आपको काउंट करना है. ठीक है. सेकेंड, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल बट द बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट. जब कभी भी ये सिचुएशन आता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है लेकिन बॉक्सेस हमने यहाँ पे यूज किया है ना. बॉक्सेस पर्सन्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी बैग्स, दे कैन बी बास्केट्स. इट्स जस्ट दैट वो कंटेनर है व्हिच आर गोइंग टू रिसीव अ ऑब्जेक्ट. अगर वो डिस्टिंक्ट है एंड ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को हमेशा इक्वेशन बना के ही हैंडल करना. तो वी विल से लेट द फर्स्ट बॉक्स रिसीव x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड रिसीव x2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड x3. हमारे पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 4 बॉक्सेस आते हैं, राइट. एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज 5. एम्प्टी बॉक्सेस आर परमिटेड, मतलब इस इक्वेशन के आपको नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करना है. अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन रिलेटेड पूरा ही एक टॉपिक है, उसमें इतना ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि जेईई मेन में हमें उतना कुछ नहीं चाहिए. अब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आपको ये नंबर लेना है प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 4 है तो 4 - 1 कर दो. नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 10 है तो 10 - 1 9 कर लो. या तो आप नंबर ऑफ साइंस जो प्लस साइन है इन बिटवीन उसे काउंट कर लो. तो अगर 4 अननोन है तो 3 साइन होंगे, n अननोन है तो n - 1 साइंस होंगे. ठीक. So 5 plus number of signs 3, so that is 8. 8C3 लिख लो या 8C5 लिख लो, is your choice. Number of non-negative integral solutions of an equation. इसका यूज आप तभी लेंगे अगर रियल लाइफ सिचुएशन में है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है एंड कंटेनर्स डिस्टिंक्ट है, तो आप इसका यूज ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट केस, when objects are distinct but the boxes are identical. तो जो कंटेनर्स है ना वो आइडेंटिकल है, इस केस को हम कहते हैं डिवीजन इनटू सेट्स. हमने डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेटली कवर किया हुआ है, उस पे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं. वैसे तो हम एक्सपोजर ले ही रहे हैं लेकिन अगर आपको उस पार्ट में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बच्चा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए तो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं हो पाएगा. कंफ्यूजन के लिए सारे केसेस आपके सामने होना चाहिए डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो हमने एज ए टॉपिक किया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दैट. अगर आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन के सारे केसेस को पढ़ना है तो वो भी एज ए टॉपिक भी आप डिस्कस्ड, यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक है. अभी देखो ये हमारे पास बॉक्सेस आइडेंटिकल, तो जब हम डिवीजन इनटू सेट्स करते हैं तो मतलब हीप बनाते हैं, हम बस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देते हैं जिन जिन साइजेस का हमें चाहिए. ठीक है, दैट्स इट. तो डिवीजन इनटू सेट्स करने के लिए आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स है 5. आपको 4 बॉक्सेस में डिवाइड करना है लेकिन एम्प्टी बॉक्सेस आर परमिटेड. इसका मतलब आप कुछ सेट्स 0 ऑब्जेक्ट वाले भी हो सकते हैं. इसका मतलब वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हीप बना रहे हो, वो तो है ही नहीं ना, राइट. तो आप उसे पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं. तो अब इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के लिए ना आप सेट के साइजेस बनाओगे. हो सकता है एक ही सेट में सारे के सारे ऑब्जेक्ट चले गए, 2 में चले गए, 3 में चले गए या 4 में चले गए. तो साइजेस आप बनाओ, और साइजेस बनाने में भी कोई ओवरलैपिंग ना हो, मतलब कोई डुप्लीकेसी ना हो,
उसके लिए बेस्ट तरीका है, जैसे पहला ले लेते हैं जिसमें 5 ऑब्जेक्ट्स हमने एक ही सेट में डाल दिया, बाकी 3 एम्प्टी है। अब 2 एम्प्टी रखते हैं, तो ये हो गया, इसे हम रिड्यूस करते हैं तो ये हुआ। आगे ना बचा 2 3 1 4, इसे मत लिखना क्योंकि हमें सिर्फ सेट्स के साइजेस चाहिए। तो अगर मैं 2 3 लिखूंगी तो 2 3 0 0, तो ये डुप्लीकेसी आ जाएगी। हमें डुप्लीकेसी को पूरी तरह से अवॉइड करना है, तो उसके लिए नॉन इंक्रीजिंग पैटर्न में आप लिखो। अगर ये चीज दिमाग में रखोगे ना, कहीं कोई डुप्लीकेसी का स्कोप फिर नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये हो गया। तो 2 वाले के साथ और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब 3 लेते हैं, तो इसे मैंने कर दिया 0, यहाँ मिनिमम 1 ले लेते हैं, इसका भी मिनिमम हम 1 ले लेते हैं, तो 1 1 2 चला गया, सो 3। अब हम क्या करते हैं, ये 1 रखते हुए ये टोटल 4 चाहिए ना, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, 2 2 1 3 तो हम लेंगे नहीं, फिर से ये डुप्लीकेसी आ जाएगी क्योंकि हमें चाहिए नॉन इंक्रीजिंग फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर मैं इसे इंक्रीज करती हूँ, 2 कर देती हूँ, तो इसका मिनिमम भी लेंगे तो 2 लेना पड़ेगा, फिर इसका भी मिनिमम लेंगे तो 2, मतलब 6 चाहिए होगा। तो वो तो हमारे पास है ही नहीं, 5 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब इसको इंक्रीज करने से कोई और केस क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब एक को एम्प्टी रखते हुए जो टोटल पॉसिबिलिटी थी वो हमने लिख लिया। अब लिखते हैं चारों के चारों अगर नॉन एम्प्टी है, इन दैट केस 1 लिखा, ये है 1, 2 यूज हो गया 3, तो इसका मतलब 2 1 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें सेम रखते हो, क्योंकि यहाँ में 3 चाहिए तो 1 2 वो तो डुप्लीकेसी क्रिएट करेगा, और इसे इंक्रीज करते ही जैसे आप इसे 2 कर देते हैं तो उसके इसमें 2 2 2 2 मिनिमम तो रखना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस 8, हमारे पास 5 ही ऑब्जेक्ट्स है, मतलब इसके अलावा कोई केस की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, बॉक्सेस आइडेंटिकल है, आपके पास सेट के साइजेस ऑलरेडी फिक्स्ड है, राइट। तो अब कितने तरह से हम ये चीज क्रिएट कर सकते हैं, बस उसी को हमें काउंट करना है। तो ये जो 0 वाले हैं उन्हें आप पूरी तरह से इग्नोर करना, यू से ओनली वन सेट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, एंड सेट सबको बनाना आता ही है, फिर भी आप देख लो। अगर मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है, मुझे 2 सेट बनाने हैं, 5 और 3 है उनके साइजेस, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल सेट का। ठीक, अगर किसी को लगता है कि डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी चाहिए तो बच्चा डिटेल में करना पड़ेगा। एक लेक्चर में डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने कवर किया हुआ है, गो थ्रू इट, क्योंकि उस पर तो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस में आपको चाहिए कि नहीं सारे केसेस आपको डिस्कस करना है, देन दैट केस गो थ्रू द डिटेल वीडियो, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, आप एक्सप्लेन इन मल्टीपल पॉसिबल वेज। ठीक है, ये हो गया। अगर 8 ऑब्जेक्ट्स है लेकिन 4 सेट्स में डिवाइड करना है, ऑल ऑफ इक्वल साइजेस, इन दैट केस 8 फैक्टोरियल इंडिविजुअल नंबर का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 4 टाइम्स, एंड देन कितने सेट है जिनके साइजेस इक्वल है, 4 है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवीजन। अगर ये ले सपोज होता है 8 ऑब्जेक्ट्स है, 2 2 एंड देन 3 1, तो 4 सेट्स हमने बनाया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल फैक्टोरियल, ये तो करना ही है। 2 है जिनका साइज सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवीजन, दिस इज डिवीजन इनटू सेट्स। अब बताए एक ही सेट हमने बनाया 5 ऑब्जेक्ट का ही है, तो वो तो एक ही तरह से हो सकता है क्योंकि पांचों के पांचों को लेके एक हीप हमने क्रिएट कर लिया, और आप इसे अगर इसी तरह से करना चाहें तो ये हो गया, राइट। इस केस में हमारा आंसर आएगा, इसे कैलकुलेट भी कर लें, ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कोई भी 2 का साइज सेम नहीं है, तो इन दैट केस इसे तो आप इंक्लूड ही नहीं करेंगे, मतलब सेट 0 ऑब्जेक्ट का मतलब वो हमारे लिए है ही नहीं। सेट मतलब जस्ट डिवाइड देम इनटू दोज मेनी हीप्स, दैट्स इट। तो 2 हीप हमें क्रिएट करना है, इन्हें हमें काउंट नहीं करना है। ये हो गया, दिस गेट्स सिंप्लीफाइड टू 5। नेक्स्ट केस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कोई भी 2 का साइज सेम नहीं है, दैट केस यही हमारे लिए आंसर होगा, और ये है 10। नेक्स्ट दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 का साइज सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से फर्दर हो गया डिवीजन, सो 120 अपॉन 8 है, राइट, सो दैट इज 15। एंड लास्ट केस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 का साइज सेम है, राइट, व्हिच इज अगेन इज 10। जस्ट सम देम अप। ठीक है, तो केसेस को ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट है ऑब्जेक्ट्स एंड बॉक्सेस आइडेंटिकल, मतलब डिवीजन इनटू सेट्स, उसके लिए साइजेस बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो। अगर ऑब्जेक्ट एंड बॉक्सेस दोनों आइडेंटिकल है, तो इन दैट केस डिवीजन इनटू सेट्स तो हो रहा है क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होने की वजह से ये काम हम नहीं कर पाएंगे। ये सारे के सारे वन वे में ही पॉसिबल होगा। ये तभी होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस सेट में जाना है, उसके लिए ये चीज की जाती है, राइट। तो अब जो हमारा आंसर होगा, बस ये जो आपने सेट्स के साइजेस बनाए हैं ना, बस यही, तो इसी को आपको काउंट करना है, कितने हो गए 6। सो आंसर फॉर द 4th पार्ट इज 6। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसमें एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट परमिटेड है, यही सेट ऑफ क्वेश्चंस है। तो उसको, ये जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइजेस बनाए हुए हैं, तो उस पार्ट को हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। डिवीजन इनटू सेट्स वाले ही केस है ये दोनों। हियर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड एम्प्टी सेट्स आर नॉट परमिटेड, तो ये तो रूल्ड आउट है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस रह गया, तो फोर्थ पार्ट के लिए आंसर तो यही है, राइट। एंड थर्ड पार्ट का आंसर होगा जो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर फाइंड किया है, दैट इज 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर? नेक्स्ट, अब बचा इस क्वेश्चन के फर्स्ट टू पार्ट्स। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट्स एंड बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट, एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट परमिटेड। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर केस है जो मैं आपको याद रखने के लिए कहती हूँ, वो भी दो मेथड से हम इसे करते हैं। मैं इसे करूंगी लेकिन उससे पहले, क्योंकि यही सेम सिचुएशन फंक्शन बेस्ट भी हमें मिलेंगे इन टू एंड ऑन टू फंक्शन बेस्ट, तो उस तरह के सिचुएशन को भी आप एक साथ हैंडल कर पाए, उसके लिए आप देखो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, लेट मी कंसिडर एज दिस, ठीक, एंड बॉक्सेस B1 B2 B3 B4 है, 4 बॉक्सेस आर देयर। क्वेश्चन ने कहा कि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट परमिटेड, एज्यूमिंग कि ये चीज है ही नहीं, मतलब ये कंडीशन मेंशन ही नहीं है, एम्प्टी बॉक्सेस आर परमिटेड। इन दैट केस आप एक एक ऑब्जेक्ट को एक एक बॉक्स असाइन किए होते, तो फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकंड की मैपिंग 4 वेज, थर्ड की मैपिंग 4 वेज। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B पॉसिबल, राइट, सो दैट इज 4 पावर 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट परमिटेड, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये एलिमेंट्स इस तरह से मैप होना चाहिए कि यहाँ पे अनयूज्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, दैट मींस द फंक्शन मस्ट बी एन ऑन टू फंक्शन। यस, तो ऑन टू फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, उसका हम यूज ले सकते हैं। और अगर आप सिचुएशन को रिलेट करें तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो ऑन टू फंक्शन के लिए यूज करते हैं, राइट। तो वो क्या है, देखो, अब दो तरह से, जैसे मैंने बोला, आप हैंडल कर सकते हैं। मोस्टली जो हमें क्वेश्चन मिलते हैं, नंबर्स छोटे होते हैं, तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वो कौन सा है, 4 पावर 5 माइनस, कोई एक बॉक्स एम्प्टी रह गया, सिलेक्ट कर लो कौन सा बॉक्स, अब वो बॉक्स तो खाली रह जाएगा, तो 3 बॉक्स रह गए, 3 में ये 5 ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 3 पावर 5 ऑल्टरनेट साइंस के साथ जाएगा, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये फाइंड किया जाता है। अब 2 बॉक्स हमने एम्प्टी रखा, कौन से 2 हमने सिलेक्ट कर लिया, तो 2 ही बॉक्स रह गए जो यूजेबल है, तो हर ऑब्जेक्ट उन्हीं में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा जब तक, ऐसे हमारे पास n बॉक्सेस है ना, तो n-1 अगर हम एम्प्टी रख देते हैं तो सारे के सारे एक बॉक्स में जाएंगे। हम सभी को तो एम्प्टी रख नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब ये पहुंच जाता है n-1 देन दैट इज आवर लास्ट केस, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसे फाइंड करने का दूसरा तरीका, ये जो दूसरे मेथड की मैं बात कर रही हूँ, ये आप तब यूज में ले सकते हैं जब ये n और ये n-1 है। मोस्टली हमें क्वेश्चंस अगर लार्ज नंबर पे है तो उसी केस पे ही दिया जाता है, राइट। उसे करने के लिए आप सिर्फ इतना सा करना, 5 ऑब्जेक्ट्स आ दिया, इसका मतलब कोई 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो एक ही बॉक्स के पास जाएंगे, क्योंकि किसी को भी खाली नहीं छोड़ना है। 4 बॉक्स है तो 4 एलिमेंट तो एक एक के पास जाएंगे ही जाएंगे। तो कोई 2 एलिमेंट, मतलब जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा, वो इन चारों में से किसी एक के साथ कनेक्ट होगा, राइट। दैट मीन्स सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक बॉक्स के पास 2 एलिमेंट मैप होंगे, तो बाकी सबके पास एक एक ही होंगे, राइट। तो आपके पास चॉइस है कि आप सिलेक्ट कर लो कि कौन सा वो बॉक्स होगा जिसके पास 2 एलिमेंट मैप करेंगे। दैट कैन बी डन 4C1 वेज। और उसके बाद एलिमेंट्स में से सिलेक्ट कर लो कि कौन से वो 2 एलिमेंट होंगे जो उस बॉक्स के पास जाएंगे, सो दैट इज 5C2, करेक्ट। उसके बाद आपके पास 3 बच गए और 3 बच गए, so 3 factorial ways of mapping, first element in 3 ways, second in 2 ways, third in 1 way, क्योंकि 1 फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा, that is 3 factorial, right। एक बार फाइंड करके देखते हैं, this is 10, this is 6, so it is 240, done। और दूसरा तरीका इसे हैंडल करने का ये है कि कोई एक बॉक्स इन चारों में से आप सिलेक्ट कर लो, उसे आप 2 बार लिख लो। लेट्स सपोज मैंने B1 को सिलेक्ट किया, उसे मैंने 2 बार लिख लिया। अब इन चारों ऑब्जेक्ट्स के साथ में हमें ये बॉक्सेस असाइन कर रहे हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट्स into 5 places, they can be arranged in 5 factorial ways but 2 are identical, right, so this is 60, so answer is 240। तो इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो हम इसका यूज तो तभी लेंगे जब ये गैप जो है वो 1 का नहीं है। इन दैट केस आप इसका यूज ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसे पूरी तरह से अवॉइड करते हैं और इसी से इसे करना चाहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल,
तो उस केस में हमेशा इक्वेशन बनाते हुए ही आपको हैंडल करना है। तो लेट द फर्स्ट बॉक्स रिसीव x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड x2, x3, x4 एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स 5 है, ठीक। और हमें चाहिए कि हर एक के पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट परमिटेड। तो इन सच केसेस हर एक के पास एटलीस्ट एक एक तो जाएगा ही। तो 1 1 1 1 4 आप यहां से माइनस कर दें, आपके पास रह गया 1। अब इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आप फाइंड कर ले। उसके लिए 1 + 3 दैट इज 4, 4c1 करे या 4c3 करे, बात एक ही है विच इज 4। क्लियर। और इन दोनों केसेस को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, फंक्शन के केस में ए सेट ये है, बी ये है, सी ये है। द नंबर ऑफ फंक्शंस ए टू ए, फर्स्ट क्वेश्चन, ए टू ए में हमें फंक्शन बनाना है सच दैट एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई। रिलेट करना, फंक्शन लैंग्वेज जरूर यूज हुआ है, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काउंटिंग की बात हो रही है। तो एक तो होता है मैनुअल काउंटिंग, उसमें हमें केसेस बना के ही काउंट करना होता है। दूसरा ऑर्गेनाइज्ड काउंटिंग, वो सब चीजें जो हमने पीएनसी में पढ़ा हुआ है, क्या हम उनका यूज ले सकते हैं। तो एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, इसका मतलब एफ ऑफ 1 1 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 2 2 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 3 3 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 4 4 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ डीअरेंजमेंट के साथ आप लिंक कर पा रहे हो? डीअरेंजमेंट होता क्या है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इज मेंट टू बी एट ए पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन वहां पे वो नहीं है। तो assuming f of 1 is supposed to be 1, f of 2 is supposed to be 2, like this, but ये नहीं हो, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस दैट नीड्स टू बी डिस्टर्ब्ड, दैट इज डीअरेंज्ड, ठीक है। सो डीअरेंजमेंट प्रिंसिपल फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स आपको यूज करना है, व्हिच इज 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। इस तरह से हम लिखते जरूर है, लेकिन कैलकुलेशन में ये दोनों कैंसिल होकर 0 देते हैं। तो आप अपना कैलकुलेशन 1/2 फैक्टोरियल ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेट साइंस के साथ और n तक जाएंगे, करेक्ट। अब इसे फाइंड करने के लिए फ्रैक्शनल डीलिंग कभी मत करना, इसे आप इंडिविजुअली हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज 12, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, व्हिच इज, ठीक है। अब इसका एक स्पेसिफिक केस, हमें ए टू ए ये कंडीशन दिया, मतलब डीअरेंजमेंट की बात हो रही है, एंड हमें एफ ऑफ 1 2 ही चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, जो एफ ऑफ 1 है वो 1 तो हो नहीं सकता, इसने रूल आउट कर दिया, तभी डीअरेंजमेंट की बात हुई। तो 9 पॉसिबिलिटीज है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डीअरेंज हो जाएंगे। अब हमें पर्टिकुलरली एफ ऑफ 1 2 ही चाहिए। अब सोच के देखो, अगर डीअरेंजमेंट हो रहा है तो उसमें एफ ऑफ 1 या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इक्वली लाइकली होगा, राइट। और हमें एफ ऑफ 1 पर्टिकुलरली 2 ही चाहिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 3 पॉसिबिलिटी, क्योंकि एफ ऑफ 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हुए थे। तो जो 9 केसेस है इसका 1/3 आप लेंगे। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग को ध्यान देना। नेक्स्ट, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ए टू ए में है, फंक्शन बना रहे सच दैट f of i इज i फॉर ऑल i बिलोंगिंग टू दिस सेट, मतलब 1 2 3 4 सभी एलिमेंट के लिए ये सैटिस्फाइंग होना चाहिए। यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो इसे हम बहुत सिंपल तरह से समझ के देखते हैं। लुक एट f of a, लेट्स सपोज a आज इनपुट मैंने दिया और ये कंडीशन कहता है कि हमें a ही चाहिए, परफेक्ट। अब बच्चा ये जो f of a है ये कुछ तो दे रहा होगा, लेट्स टेक इट इज b, ठीक। तो इसका मतलब f of b इज a, f of b इज a, राइट। तो अगर f of a b है तो f of b a होना चाहिए, हमें ऐसा चीज चाहिए, क्लियर। अब इसमें मैंने ये नहीं कहा कि a एंड b हैव टू बी डिस्टिंक्ट, हो सकता है f of a ही आउटकम दे रहा हो, तो इन दैट केस f of a इज a, तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाए। या तो अगर a एंड b डिफरेंट है तो f of b अगर a है तो f of a b ही आना चाहिए, मतलब ऐसा ही पेयर होना चाहिए। तो अब क्लैरिटी आ गई कि हमारे पास 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 4 है, हम फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें या तो f of a इज इक्वल टू a टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, या तो अगर f of a b है तो f of b हैज टू बी a। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसमें चारों के चारों f of a इज इक्वल टू a टाइप की ही मैपिंग दे रहे हैं, तो इन दैट केस f of 1 इज 1, f of 2 इज 2। तो इस तरह का जो फंक्शन हम बना पाएंगे दैट विल बी 1, राइट। अब एज्यूम करते हैं कि कोई तो है जैसे 1 है, f of 1 है वो 1 नहीं है, लेट्स सपोज f of 1 2 है, तो क्लियर हो गया f of 2 हैज टू बी 1। तो मतलब वो पेयर वाइज स्वैपिंग हो सकता है, राइट। तो लेट्स टेक एक ऐसा पेयर है जो स्वैप हो रहा है, राइट। चूज कर लो वो कौन सा है, तो इन चारों में से कोई 2 एलिमेंट का हम सिलेक्शन कर लेते हैं और उनको बस हमें क्रॉस ही करना है, सो दैट कैन हैपन ओनली इन वन वे। और बाकी जो 2 एलिमेंट है वो f of a इज इक्वल टू a टाइप के ही रहे, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली उसी तरह से 2 2 का ग्रुप बना लेते हैं और फिर क्रॉस करते हुए
इस केस को भी हैंडल कर लेंगे। तो बच्चे अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है और हम 2-2 के ग्रुप में उन्हें डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवीजन इनटू सेट्स हुआ। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड दो सेट में डिवीजन हो रहा है, राइट। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 1 की अगर हम बात करें तो 1 के साथ ग्रुप बनाने के लिए जो दूसरा एलिमेंट होगा वो 3 वेज में डिसीजन हो सकता है, तो जो रिमेनिंग 2 होंगे वो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएंगे, राइट। सो वी गेट 3 वेज। यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करें, ये 8 है, ये 24 है, तो इट इज 3 वेज ऑफ डूइंग इट। तो 3 तरह से हम 2-2 का ग्रुप तैयार कर लेंगे। और ले सपोज 1 2 लिया एंड 3 4 लिया, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग मैपिंग जो इनकी हो सकती है दैट कैन हैपन ओनली वन वे, राइट। तो हमारा आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए 1 एंड 4c2 is 6, तो 1 plus 6 plus 3। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, तो यहाँ पर चाहे कितने भी एलिमेंट्स है ना, क्योंकि करना आपको केसेस बना के है, तो 4 5 इससे ज्यादा क्वेश्चन तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्वेश्चन आपको नहीं देगा। करने का स्टाइल बिल्कुल क्लियर रखना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, ए के पास 4 एलिमेंट्स है, बी के पास 3 है, एक कम है, तो आप फॉर्मूला बेस्ड डीलिंग भी कर सकते हैं जो अभी अभी हमने किया, या आप उस सेकंड मेथड से भी इसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैं इसे सेकंड मेथड से करके बताती हूँ। फॉर्मूला बेस्ड तो आपको ऑलरेडी पता है। तो 4 एलिमेंट्स के लिए हमें 4 एलिमेंट्स ही यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए कोई एक हमें 2 बार लेना होगा। चूज कर लो कौन सा एलिमेंट हम 2 बार लेना चाहते हैं। ले सपोज मैंने 1 को लिया, तो मैंने इसे 2 बार लिख दिया। अब ये 4 को मुझे इस 4 के साथ अरेंज करना है, मतलब इनके नीचे। तो 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट वे 2 आर आइडेंटिकल, दैट कैन हैपन इन दिस वे, राइट। तो ये हुआ 12 इंटू 3, दैट इज फाइन। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, ए टू सी। इधर है हमारे पास 4 एलिमेंट्स, इधर है 2 एलिमेंट्स। फॉर्मूला बेस्ड डीलिंग आप कर सकते हो। और दूसरा, आप ये जो मेथड हमने यूज किया ना, आप इसका भी यूज ले सकते हो। मैं करके बताती हूँ। देखो, अगर आप फॉर्मूला बेस्ड करते हैं तो 2 पावर 4 माइनस कोई एक अनयूज रह जाए एंड 10, राइट। आंसर इज 14। अगर आप इस तरह से चाहते हो कि ये सभी इनके साथ मैप हो और कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट सी सेट का अनयूज नहीं रहना चाहिए, रेंज में सारे के सारे एलिमेंट्स आना ही चाहिए। तो 1 एंड 2 और इधर 4 एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली केसेस क्या क्या बन सकते हैं। हो सकता है दोनों एलिमेंट 2-2 बार यूज हुआ हो, या कोई एक एलिमेंट 3 बार और एक ही बार यूज हुआ हो, राइट। तो ये 2 केसेस बनेंगे। तो 2 केसेस में हम इसे पूरा कर लेते हैं। अगर दोनों को हमने 2-2 बार यूज किया तो 1 1 2 2 का अरेंजमेंट यहाँ पे हमें करना होगा। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और अगर कोई एक 3 बार आ रहा है तो चूज कर लो कौन सा होगा, उसे आप 3 बार लिख लो और इनके नीचे अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, राइट। सो दिस इज 8 और ये है 4 एंड 6 आ गया 6 एंड दिस इज 14। क्लियर। नेक्स्ट, हमें फंक्शन बनाना है सच दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, बी से ए में होना चाहिए, बी से ए में होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 है, ये हमारे लिए इनपुट्स है और इनकी मैपिंग ऐसी होना चाहिए कि इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी जो नीचे एलिमेंट्स आए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आए एज आउटपुट, दैट शुड आल्सो फॉलो इन इंक्रीजिंग पैटर्न। तो क्लियर है कि 3 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 इंक्रीजिंग एलिमेंट हमें यहाँ से चाहिए होगा। तो सिलेक्ट कर लो कौन से 3 एलिमेंट आप लेना चाहते हो। तो 4C 3 वेज में हो सकता है। तो लेट्स सपोज मैंने चूज किया 1 3 एंड 5। अब इंक्रीजिंग चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप उन्हें अरेंज करोगे। तो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट एक ही हो सकता है, राइट। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 4। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इनके जो आउटपुट है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, दे शुड आइदर बी मेंटेन्ड टू बी द सेम और दे शुड इंक्रीज, राइट। तो अब हम इसे किस तरह से करेंगे। पहला केस लेंगे कि इंक्रीज ही हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, दैट इज 4C 3 वेज और कांस्टेंट रह जाए। तो हो सकता है सभी के सभी आउटपुट ही सेम रह जाए, तो आउटपुट कौन सा होगा, चूज कर लो एक एलिमेंट को। और हो सकता है कोई 2 के आउटपुट सेम रहे हो एंड एक का अलग रहा हो। तो ये जो हमारे पास 4 एलिमेंट है, आप चूज कर लो कोई भी 2 एलिमेंट को। लेट्स सपोज मैंने चूज किया 3 एंड 4 और मुझे उन्हें ऐसे प्लेस करना है कि वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो 3 एंड 4 को मैंने चूज किया है, तो हो सकता है 3 3 4 के फॉर्म में मैं लिखूं या 3 4 4 के फॉर्म में, क्योंकि एक को तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 3 एलिमेंट है हमारे पास, 3 इनपुट है, तो कौन सा वो है जिसे 2 बार लिखना है वो आप चूज कर लो और फिर उन्हें आप अरेंज कर लो। जैसे मैंने 3 को 2 बार लिखा तो 3 3 4 एक ही अरेंजमेंट होगा। अगर मैंने 4 को 2 बार लिखा तो 3 4 4 एक ही पॉसिबिलिटी होगा,
So this is our complete answer for this. ठीक है, next. It says number of ways in which 9 people can be accommodated in 5 twin sharing rooms. 5 रूम है, 2 की कैपेसिटी है, टोटल 10 people could have been accommodated. एक कम है उसमें से, 9 are there. इसका मतलब कोई एक रूम होगा जिसके पास एक ही पर्सन होगा एंड 4 रूम फिल्ड होंगे, 2 each. करेक्ट. तो ये काम अब हम कितने तरह से कर सकते हैं? तो बच्चे आपको समझ आ रहा है कि 9 people into 5 distinct boxes, they are to be distributed such that sizes fixed है. 4 boxes, 2 each, 1 एक ऑब्जेक्ट वाला होना चाहिए. तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डिवीजन इनटू सेट्स कर देते हैं पहले एंड देन फिर उसे अरेंज कर लेते हैं. तो हमें सेट्स में डिवाइड करना है 9 पर्सन को एंड सेट के साइजेस हमें चाहिए ये. तो सेट बना लेते हैं 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 4 टाइम्स, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है एंड 4 के साइजेस सेम है. तो सेट्स बना लिया, मतलब हमने अलग अलग कर दिया, तुम 2 एक रूम में, ये 2 एक रूम में, ये 2, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया. उसके बाद ये जो 5 हमारे पास पार्सल्स तैयार हुए हैं ना, इन 5 पार्सल को 5 रूम में भेज देंगे रैंडमली. सो दे कैन बी शफल्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. वेरी सिंपल, मतलब क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, उसके लिए डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्लीट क्लैरिटी होना चाहिए. कौन सा केस यहाँ बन रहा है, उसका हैंडलिंग क्या रहेगा. ठीक है, तो अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है इसका मतलब आपको वो टॉपिक करने की जरूरत है. एक बार कर लेना, टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट. It says number of triangles will be possible such that O is origin, A and B are on X and Y axis respectively. ये क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कंप्लीट पॉसिबिलिटीज आपको लेके चलना होगा. Having integral coordinates and area is 15. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जो A पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं तो हमें मार्क करना. लेट मी टेक इट एज दिस. और इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है तो मैं I1 ले लेती हूँ एंड B पॉइंट है 0, I2, कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, एंड ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्वेश्चन ने कहा कि 15 है. इसका मतलब I1 I2 is 15. That means I1 I2 is equal to plus or minus 30. करेक्ट, क्योंकि ये पूरा बन जाएगा होल. डन. तो I1 I2 is equal to 30 and I1 I2 is equal to minus 30. हमें I1 एंड I2 की पॉसिबिलिटीज को लिस्ट डाउन करना है. अब इंपॉर्टेंट बात को समझ लेना, अगर 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 30 है, लेट्स सपोज 5 एंड 6, मैंने एक पॉसिबिलिटी उसका निकाला. अब एक केस जिसमें मैंने I1 एंड I2 को पॉजिटिव इंटीजर्स लेके बनाया, क्योंकि दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है. तो अगर मैंने 5 एंड 6 एक केस लिया ना पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो -5 एंड -6 भी दूसरा आंसर होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव होगा तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा. और इसके लिए हो सकता है इन दोनों में से ये नेगेटिव है, -5 एंड 6 है, या तो 5 एंड -6 है. मतलब एक पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इसका, वहां से हमें इस पूरे के लिए ना 4 सोल्यूशन मिलेंगे. तो हम एक काम करेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस को काउंट करेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे. ठीक है, तो I1 इंटू I2 इज इक्वल टू 30 का नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस. सो फॉर दैट कैसे किया जाता है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सो इट इज 2 इंटू 3 इंटू 5. राइट, ये जो इंडिविजुअल प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स है उसको हम +1 करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं. डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड वेरी सिंपल. ठीक है, तो I1 एंड I2 इन्हीं में से ही कोई एक पार्ट I1 होगा तो दूसरा पार्ट I2 होगा. तो आप देख लो कि इस नंबर के पास कितने फैक्टर्स है, उसका एक फैक्टर I1 को दोगे तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली I2 के पास चला जाएगा. तो बस आपको I1 का ही सिलेक्शन करना है, तो कोई भी एक फैक्टर ऑफ इट. एंड फैक्टर मतलब जो भी हमारे पास एक्सपोनेंस है इंडिविजुअल प्राइम का, उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो. तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1, तो 8 फैक्टर्स आ देयर फॉर 30. राइट, इस नंबर के पास टोटल 8 फैक्टर्स आ गया, उसमें से कोई एक I1 के पास आया तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग है वो I2 के पास जाएगा. सो I2 कैन बी फ्रेम्ड ओनली इन 1 पेयर. So 8 possibilities are there for positive integral solutions and our answer will be 8 into 4. Clear? Next. It says there are 3 boxes B1, B2, B3 each having 15 coupons numbered 1 to 15. One coupon is drawn from each box in the given order. Then number of ways in which coupon numbers are ascending. And second part है they are non-descending. ठीक है, अब देखो मैंने B1 से कूपन ड्रॉ किया, यहाँ लिखा B2 से एक ड्रॉ किया B3 से. अगर हम चाहते कि वो असेंडिंग नंबर में आए
तो सभी के पास 1 से 15 तक की कूपन है। तो आप एक काम करो ना, इन 3 प्लेसेस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में फिल करना है। तो 15, 1 से 15 में से 3 नंबर का सिलेक्शन कर लो। दैट कैन हैपन इन 15C 3 वेज। अब जो भी नंबर आपने लिया है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो। तो लेट्स सपोज मैंने किया 2, 5 एंड 10। इसका मतलब अंडरस्टूड है, नंबर 2 B1 से आया, नंबर 5 B2 से आया, नंबर 10 B3 से आया। तो सिंपल वर्क है, 15 कूपन में से, 15 नंबर्स में से, कूपन छोड़ो, नंबर्स में से आप 3 नंबर का सिलेक्शन करो, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लो। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये B1 से आई है, B2 से और ये B3 से। सो दैट कैन हैपन इन 15C 3 वेज। परफेक्ट। अगर क्वेश्चन कहता है कि नॉन डिसेंडिंग होना चाहिए, कहीं पे भी हो डिसेंडिंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी हो डिसेंड नहीं होना चाहिए, मतलब यहां से यहां में कम नहीं होना चाहिए, या यहां से यहाँ कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए, तो इन दैट केस या तो वो कांस्टेंट रहे या तो वो इंक्रीज हो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर कांस्टेंट है इसका मतलब या तो तीनों ही कांस्टेंट है, तीनों ही सेम है, या कोई 2 सेम है, राइट, या तो तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है। यही 3 केसेस हमारे बनेंगे। अगर तीनों सेम है तो 15 वेज में वो पॉसिबल है। अगर कोई 2 सेम है, हो सकता है ये दोनों सेम है, या तो हो सकता है ये दोनों सेम है। तो ओवरऑल आपको करना क्या है, 15 में से कोई 2 नंबर का सिलेक्शन करोगे, राइट, और जो 2 लिया, ले सपोज मैंने 2 and 3 लिया, अब हो सकता है 2, 2, 3 लिख लूं, या 2, 3, 3 लिख लूं, उन दोनों में से कोई एक 2 बार आ जाए, राइट। सो दैट कैन हैपन इन 2 वेज, और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हो तो 15C 3, और अरेंजमेंट तो स्ट्रिक्टली असेंडिंग ऑर्डर में आपको प्लेस करना है। दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ m, n possible satisfying this equation where m and n are integers. इंटीजर्स है, ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आप एलसीएम ले लें एंड mn क्रॉस किया, सभी को एक तरफ ले जाएं, mn, आप इसे अदरवाइज भी कर सकते हैं बट आई ऑलवेज प्रीफर डूइंग इट लाइक दिस। ठीक, तो mn है -3 -2, दोनों कोएफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है वो 6 है, तो आप 6 दोनों तरफ ऐड कर दें, दैट्स इट। अब अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो m -3 इंटू n -2 आ जाता है, इसके 2 फैक्टर्स। परफेक्ट। अब हमें m एंड n के इंटीजर पॉसिबिलिटीज चाहिए, तो 2 इंटीजर है, ये m एंड n इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, उनका प्रोडक्ट 6, तो मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 + 1 इंटू 1 + 1 4, राइट। उन 4 में से किसी एक को हम इसे देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसके पास जाएगा, राइट। बट द ओनली थिंग हियर इज, आप देखो 4 फैक्टर्स आ देयर, तो 4 में से कोई भी एक इसके पास आएगा, मतलब m -3 के लिए 4 चॉइसेस होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली n -2 के लिए एक चॉइस होगा। तो m एंड n जब हम फाइंड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें एक एक सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 2 लेती हूँ और इसे 3 लेती हूँ, इन दैट केस m आ जाएगा टू बी 5, n आ जाएगा टू बी 5। और अगर मैं 1 and 6 लेती हूँ, m आ जाएगा 4, n विल कम आउट टू बी 8। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटीज आ गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 4 पॉसिबल m एंड n मिल जाएंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव होते हुए भी हो सकते हैं, मतलब -2 and -3, -1 and -6, इस तरह से 4 और पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछ रहा है, सो हियर आंसर विल बी 4 + 4 एंड दैट इज 8। क्लियर? नेक्स्ट, it says the number of 5-digit numbers greater than 50,000 and divisible by 5 which can be formed using these digits without repetition। मतलब डिजिट सारे के सारे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, हम कहीं पे भी यूज डिजिट को दोबारा से यूज में नहीं ले पाएंगे। ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, 5 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, टोटल हमारे पास जो डिजिट है वो 6 है। अब इसे स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो आप इस प्लेस के बेस पे अपने सिचुएशन को स्टडी कर सकते हैं, या ग्रेटर देन 50,000 है, क्योंकि 2 कंडीशन है, आप किसी भी एक कंडीशन को पकड़ते हुए बिगिन कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरह से करके देखते हैं। एज्यूमिंग मैं इससे पहले देखती हूँ, मुझे ग्रेटर देन 50,000 चाहिए, डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर आप इस प्लेस की बात करें तो यहाँ पे 5, 7 या 9 में से ही कोई आना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा हमें चाहिए। सो 3 वेज ऑफ फिलिंग अप, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 को यूज कर लेती हूँ और नंबर डिविजिबल बाय 5 भी मुझे बनाना है, मतलब यहाँ पे या तो 0 आए या 5 आए, और 5 यहाँ पे यूज हुआ है या नहीं हुआ है, अकॉर्डिंगली इसको फिल करने का तरीका वेरी करेगा। तो आप इसे डिवाइड कर दें इनटू 2 केसेस, इफ 5 इज केप्ट हियर, और अगर हमने यहाँ पे 5 को नहीं रखा, इसका मतलब या तो 7 या 9 को रखा होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 1 वे ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। अब नंबर डिविजिबल बाय 5 भी बनाना है, तो यहाँ पे या तो 0 आता है या 5 आता है, 5 यूज हो चुका है, तो 1 वे ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। उसके बाद हमारे पास 6 डिजिट थे, 2 यूज हो गए, अब रैंडमली कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, करेक्ट। प्लस इस केस में 2 वेज ऑफ फिलिंग अप, 7 या 9 को हमने यूज कर लिया,
0 एंड 5 दोनों बचे हुए, दोनों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। बाकी 2 डिजिट यूज हो गए, रिमेनिंग 4 3 2, राइट। ये पार्ट अगर आप कॉमन ले लेते हैं जो कि 24 है, तो 4 + 1 5, 5 × 24 विच इज 120, राइट। और अगर आप इसे अपना स्टडी यूनिट प्लेस के बेस पे किए होते कि डिविजिबल बाय 5 हम चाहते हैं, मतलब या तो यहाँ 0 आ जाए या तो यहाँ 5 आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे 0 आ गया, 0 यूज हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे 5 7 या 9 में से कोई आएगा, मतलब 3 वेज ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। अब 2 डिजिट यूज हो गए, बीच वाले के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, कोई एक्स्ट्रा और कंडीशन है नहीं, सो 4 × 3 × 2, राइट। और अगर हमने 5 को वहां यूज कर लिया तो इस जगह के लिए हमारे पास चॉइस क्या रह गया, या तो 7 या 9, राइट। सो 2 वेज ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। बाकी ये तो है 4 3 2, ये कॉमन पार्ट है। इसको अगर हम कॉमन लेते हैं जो कि 24 है, 24 × 5, राइट। दोनों में से मुझे लग रहा है वो करना ज्यादा हमें सिंपल लगेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी आप सोचते हैं यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। हियर इट सेज नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 बट स्मॉलर देन 5000 पॉसिबल विदाउट रिपीटेशन। रिपीट नहीं करना है डिजिट को। 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स आर देयर एंड ग्रेटर देन 2000 लेसर देन 5000 मतलब 4 डिजिट नंबर ही वो होना चाहिए। तो सिंपल है, इस जगह पे 2 या 2 से बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं। लेसर देन 5000 हमें बनाना है, तो बस 5 आपको नहीं रखना है। तो 2 3 और 4, 3 वेज ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। अब देखो, अगर मैं इस जगह पे इनमें से कोई भी रखती हूँ और रिमेनिंग जगह पे रिमेनिंग डिजिट्स में से कोई भी रखूंगी, तो ऑटोमेटिकली 2000 से 5000 के बीच वाला नंबर ही हमें मिलेगा। सो 3 वेज ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। टोटल हमारे पास है 5 डिजिट, एक यूज हो गया 4 3 2, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए हुए हैं, बट वेरी सिंपल टू आंसर है ना। हियर इट सेज ए सेट के पास 100 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो ए के हम बना सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना मतलब सिलेक्ट 0 और मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक तरीका होता है 100C0 + 100C1 + 100C2 सो ऑन 100C100 विच इज 2 पावर 100। या तो हम कहते हैं हर एलिमेंट को हम चॉइस देते हैं 2 वेज, वेदर यू कम और यू डोंट कम, यस नो, तो 2 पावर 100 वो तो हम याद ही रखते हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 पावर n डायरेक्ट। अब अगर कंडीशनल है, जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट को आप सिलेक्ट करो, दैट्स इट। क्योंकि सेट में ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं, तो आपको अरेंजमेंट नहीं करना है, सब सिलेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 4 एलिमेंट्स एंड आउट ऑफ व्हिच एग्जैक्टली 2 आर इवन एंड द अदर 2 आर मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान देना, 2 हमें इवन चाहिए और 2 ही होना चाहिए जो इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो इवन नंबर है वो कितने हैं, 2 4 6 1 अप टू 100। तो हमारे पास है 50 इवन एंड 50 ऑड, राइट। वो है 1 3 5 एंड सो ऑन 99। अब क्वेश्चन कह रहा है इस लिस्ट में से आपको एग्जैक्टली 2 एलिमेंट लेना है। टोटल 4 एलिमेंट वाले सबसेट हमें बनाने हैं और बाकी के जो 2 है ना वो इवन तो नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्टली 2 इवन है। तो ये कहता है द अदर 2 आर मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 है, इवन नहीं है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है, राइट। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, तो उसके लिए एक तरीका तो आपके पास ये है कि 3 × 1 3 × 3 3 × 5। इस लिस्ट को आप देखें, ये एक एपी बन रहा है, एपी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। तो इस एपी के पास कितने टर्म्स है, तो उसके लिए आप लास्ट वाला देख लो, 3 × 33 ये है, ये भी ऑड मल्टीपल ही है, राइट। तो इस एपी के पास कितने टर्म्स है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, बट जो मैं आपको बताती हूँ दैट इज लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, वी गेट दैट टू बी 96 अपॉन द कॉमन डिफरेंस प्लस 1, सिंपल। तो ये 1 6, तो टोटल 17, ठीक है। 17 टर्म्स है और हमें 2 इस कैटेगरी के सिलेक्ट करने हैं और 2 इस कैटेगरी के। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 50C2 × 17C2, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन एपी। तो हैंडल करने के 2 तरीके मैं बता रही हूँ, दोनों पता होना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 से ज्यादा एलिमेंट्स होते तो सेकंड मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो दोनों में क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो बताएं, अगर 3 एलिमेंट हम ले रहे हैं, सपोज x1 x2 x3 है और सेट में
ऑर्डर मैटर करता ही नहीं इन विच ऑर्डर दैट यू राइट, तो हमने इन्हें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया, एज्यूम करते हैं। तो इन दोनों का जो एवरेज हो ये आना चाहिए, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो x1 प्लस x3 हमारे लिए 2x2 होना चाहिए, करेक्ट। तो इन दोनों का सम अगर इवन है तो मतलब x1 एंड x3 या तो दोनों इवन होना चाहिए या दोनों ऑड होना चाहिए। और जैसे आप x1 एंड x3 दो एलिमेंट का सिलेक्शन करते हो, दोनों इवन या दोनों ऑड, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली x2 अपने आप क्रिएट होता है, आपको x2 को बनाने में मेहनत नहीं करना है। तो x2 कैन बी फ्रेम्ड ओनली इन वन वे कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1 एंड x3। तो x1 एंड x3 मतलब दो नंबर के सिलेक्शन पे आपको बस ध्यान देना है, बस द ओनली क्राइटेरिया है दोनों का सम इवन होना चाहिए, मतलब दोनों इवन या दोनों ऑड होना चाहिए। और 100 नेचुरल नंबर में 50 इवन नंबर्स आ दे, 50 ऑड नंबर्स आ दे। तो फर्स्ट केस x1 एंड x3 दोनों इवन, सिलेक्ट 2 इवन, कॉरेस्पॉन्डिंगली x2 एक ही तरह से बन पाएगा, और सिलेक्ट 2 ऑड। तो हमारा आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ 50C2 जो कि है 50 इंटू 49। परफेक्ट। अब इसे दूसरी तरह से मैं करके बताती हूँ। आई हैव 1 से 100 तक के नंबर्स। लेट मी टेक, मेरे पास ये सेट ऑफ नंबर्स है ना 1 से 100। लेट सपोज मैंने ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ दिया और एक एलिमेंट एज x1 चूज कर लिया। उसके बाद मैंने बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ दिया और एक एलिमेंट को चूज कर लिया एज x2। तो x1 एंड x2 में जो डिफरेंस है x2 एंड x3 में भी वही होना चाहिए क्योंकि AP है। तो फिर से मैंने बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ दिया और एक एलिमेंट को मैंने चूज कर लिया टू बी x3, एंड ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट इधर बचे हैं लेट दोज बी C। तो बचा 100 का लिस्ट था, 3 एलिमेंट हमने चूज किया, तो 97 है जो हमने छोड़ दिया है। तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी शुड बी 97। सो अब a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 97 वेयर a b c आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जितने तरह से a b c का डिसीजन हम ले पाएंगे उतने ही पॉसिबिलिटीज ऑफ x1 x2 x3 इन AP हमें मिल पाएंगे। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन जिसमें एक कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो उस केस में करने का तरीका क्या बताया था, आप इसे इधर शिफ्ट कर दें। अब दो अननोन के बेस पे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आप फाइंड कर लें। तो दैट विल बी दिस नंबर प्लस 1 C1, राइट। सो 97 प्लस 1 98 माइनस 2b C1, दिस इज आवर आंसर, राइट। अब हर पॉसिबल b के लिए मतलब सम ऑफ दिस आंसर फॉर ऑल पॉसिबल b। अब b की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इसका मतलब जब जब ये डिफाइंड होगा, राइट। तो ये डिफाइन कब होगा, व्हेन 98 माइनस 2b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, that means b is lesser than equal to 2b is lesser than equal to 97, right? So that comes out to be 48.5, मतलब b एक होल नंबर है तो लेस देन इक्वल टू 48 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम अप करेंगे b स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू 48। 0 को ध्यान देना क्योंकि कितने एलिमेंट्स आपने छोड़े हैं वो 0 और मोर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक AP में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 से बिगिन कर सकता है, और कॉमन डिफरेंस 1 तब होगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीच में छूटे वो 0 होना चाहिए। जैसे 1 एंड 2 कॉमन डिफरेंस 1 है, कितने एलिमेंट्स बीच में छूटे हैं 0, ठीक है। तो 0 और मोर ध्यान देना। अब इसका वैल्यू क्या होता है 98 माइनस 2b, इसको आपको सम अप करना है। b इज फ्रॉम 0 टू 48, तो बचा 98 एडेड 49 टाइम्स, राइट, एंड देन माइनस 2b, माइनस 2 को बाहर b समेशन, सो दैट कम्स आउट टू बी 48 इंटू 49 बाई 2, ये 2 हुआ कैंसिल, 49 आ गया कॉमन, सो 98 माइनस 48 इज 50, 50 इंटू 49 इज द सेम आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाता है, तो 3 एलिमेंट के लिए हम इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा है तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट वाला चाहिए। एटलीस्ट 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एटलीस्ट एक मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। एटलीस्ट 1 वाले सिचुएशन को हैंडल करना हमने लास्ट क्लास में किया ऑलरेडी। तो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और मोर, तो उसको हैंडल करने के लिए टोटल माइनस 0 टाइम्स इज प्रेजेंस। तो हमें बस इतना से करना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स हम कितने बना सकते हैं, 5 एलिमेंट्स वाले, दैट इज 100C5। और इन 5 एलिमेंट्स वाले सबसेट में से हमें क्या नहीं चाहिए, जिसमें कोई भी 5 ना हो, 5 का मल्टीपल ना हो। तो 5 के मल्टीपल हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स आ गए। 100/5 ग्रेटेस्ट ये वाले, उन 20 में से कोई भी ना आए बस, तो उन 20 को आप हटा दो इसमें से, तो कितने एलिमेंट्स रह गए 80। उन 80 में से ही कोई 5 आप ले लो, ये अनफेवरेबल है। फाइन, नेक्स्ट, इस नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल यूजिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो इससे लेंगे
फिर रिपीटेशन परमिटेड नॉट परमिटेड, तो 6 क्वेश्चंस यहीं पे बन गए, फिर 6 मोर, तो टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चंस हियर टू डिस्कस। ठीक है, तो इस पे हम बाद में आएंगे, पहले यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 रिपीटेशन परमिटेड पे करेंगे। डिविजिबल बाय 4 बाय 3 बाय 6, ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट। तो अगर रिपीटेशन परमिटेड है, 3 डिजिट नंबर हम क्रिएट कर रहे हैं और इन्हीं डिजिट्स को यूज करते हुए बना रहे हैं, डिविजिबल बाय 4 की बात हो रही है, तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 होने के लिए ये जो नंबर 2 डिजिट नंबर यहाँ पे क्रिएट हो, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो इसकी पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं, 1 1 नहीं चलेगा, 1 2 चलेगा, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4। और आपको बताया हुआ है ऑड डिजिट के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है वही हर ऑड के साथ आता है, मतलब 3 2 के साथ 5 के साथ भी वही आएगा, और 5 हमारे पास है ही नहीं, यहीं पे क्लोज हो जाता है, और इवन के साथ जो आया है वही चलेगा। तो मतलब ये दो प्लेसेस कंबाइनली हम 4 वेज में फिल कर सकते हैं, और रिपीटेशन परमिटेड है तो कोई भी इन चारों में से फिर से यूज में आ सकता है। ठीक है, अगर इसी सिचुएशन पे यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर रिपीटेशन परमिटेड नहीं होता तो उस केस में ये 4 4 यहाँ पे परमिटेड नहीं होता, तो 3 वेज टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स है, जिसमें से 2 तो यूज हो गए, तो 2 हमारे पास चॉइस में है, तो दिस प्लेस हैज 2 चॉइसेस। क्लियर? नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? उसके सारे डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप इमीडिएटली चेक कर लो, ये जो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है इसमें 3 के काइंड के कितने हैं? एक ही है। 3 के प्लस 1 काइंड का वो 1 एंड 4, राइट, 2, एंड 3 के प्लस 2 काइंड का हमारे पास एक ही है, 2, राइट। तो अब हमें रिपीटेशन परमिटेड है, ध्यान देना। तो बस आपको इतना सा देखना है कि जो 3 डिजिट है उन 3 डिजिट में कौन सा टाइप का कितना होना चाहिए, और उनका सम हमें 3 से डिविजिबल चाहिए, तो दैट मीन्स या तो तीनों के तीनों 3 के टाइप के हो, राइट, तो सम ऑफ डिजिट्स विल बिकम ए मल्टीपल ऑफ 3, या तो तीनों के तीनों 3 के प्लस 1 टाइप का हो, क्योंकि 3 के प्लस 1 टाइप के नंबर्स को ना अगर आप 3 के मल्टीपल में लेते हैं तो डिविजिबल बाय 3 बना देता है, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है वो 3 के मल्टीपल में आ जाता है। ठीक है, तो या तो आप इसे 3 बार ले लें, इन्हें ले ही ना, और 3 के प्लस 2 के लिए भी वही, अगर आप 3 के मल्टीपल में उन्हें ऐड करते हैं तो 3 से डिविजिबल बन जाता है उनका सम, तो ये हो गया 3। और क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? अगर आप 3 के प्लस 1 या 3 के प्लस 2 को 3 के मल्टीपल्स में नहीं लेते, अगर 3 के मल्टीपल्स में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सम 3 से डिविजिबल आ जाता है। अगर नहीं लेते हैं तो दोनों को बराबर से लें। बराबर से मतलब क्या हुआ, जैसे इसको एक बार लिया तो या तो आप इसे एक बार ले लें, या कि 3 के मल्टीपल वाला तो 3 से डिविजिबल आ जाएगा, एक ज्यादा, मतलब 3 के प्लस 1 टाइप में लें, तो इसका एक के साथ इसको आप एक बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, 7 टाइम्स ले सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसे एक बार लेते हैं या 2 बार लेते हैं, सपोज मैंने इसको 2 बार लिया, तो इन दैट केस मुझे इसे 2 बार लेना पड़ेगा, या तो 3 के मल्टीपल लेके फिर 2 बार, इसका मतलब 5 टाइम्स ले लूं, या तो मैं इसे 8 टाइम्स ले लूं, लाइक दैट। ठीक है, हमें टोटल 3 ही चाहिए, तो दैट मीन्स एक बार ले लें तो इसे एक बार, 2 बार की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, 2 लेंगे तो हमें तो टोटल 3 डिजिट ही चाहिए, तो 4 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसके टोटल पॉसिबल वेज। अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर हम कितने बना सकते हैं, रिपीटेशन परमिटेड की ही हम बात कर रहे हैं, और रिपीटेशन नॉट परमिटेड के केस में भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, बस एम में आंसर लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, पहले कंप्लीट करते हैं। रिपीटेशन परमिटेड है, तीनों के तीनों प्लेसेस में 3 के टाइप का ही डिजिट आए और वो हमारे पास एक ही है, इसका मतलब 3 प्लेसेस, ऑल 3 इज टू बी फिल्ड इन बाय दिस पर्टिकुलर डिजिट। 3 के टाइप का हमारे पास 3 है, मतलब जो नंबर क्रिएट होगा 3 3 3, वन सच नंबर, राइट। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी, तीनों में 3 के प्लस 1 टाइप का ही होना चाहिए, या तो 1 आए या 4 आए, तो 2 वेज 2 वेज 2 वेज, 1 और 4, राइट, 2 क्यूब। नेक्स्ट, तीनों में 3 के प्लस 2 टाइप का हो और हमारे पास एक ही चॉइस है, 1 इंटू 1 इंटू 1, राइट। नेक्स्ट, एक आना चाहिए तीनों कैटेगरी का, राइट। तो आप चूज कर लो कि 3K वाला कहां रखना है, 3K प्लस 1 वाला कहां रखना है, 3K प्लस 2 वाला कहां रखना है। तो एज्यूम करो कि 3K प्लस 1, 3K प्लस 2, 3 में ABC ले लेती हूँ। ठीक है, 3K को मैं A नाम देती हूँ, 3K प्लस 1 को B एंड 3K प्लस 2 को C। तो उन 3 को आप अरेंज कर दो यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज में हम डिसाइड कर सकते हैं कि 3K वाला कहाँ आएगा, 3K प्लस 1 कहाँ, 3K प्लस 2 वाला कहाँ आएगा, राइट। और अगर वैसे नहीं करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लो, 3 प्लेसेस में से कोई एक को आप चूज कर लो, 3C 1 वे ऑफ चूजिंग, वहां पे आप 3K वाला डिजिट डाल दो,
सो दैट इज 3 into 1। अब दो प्लेसेस आपके पास बचे हैं, किसी एक को आप चूज कर लो 2 वेज में और उसे आप फिल कर दो बाय 3k+1 टाइप ऑफ डिजिट दैट कैन हैपन इन 2 वेज। एंड थर्ड के लिए एक ही चॉइस। ये आ गया इस केस के लिए आंसर, सम देम अप, राइट। और जो मैं पहले आपको बता रही थी ना कि A B C ले लो तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, मतलब 3 फैक्टोरियल में आप बता सकते हो A कहाँ आएगा, B कौन से प्लेस पे आएगा, C कौन से प्लेस पे आएगा। अब A कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे, B के लिए 2 चॉइसेस, C के लिए, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 विल बी द आंसर, इज द सेम थिंग, ठीक है। अब इसी केस को हम हैंडल कर रहे हैं व्हेन रिपीटेशन इज नॉट परमिटेड। अगर रिपीटेशन परमिटेड नहीं है और 3k टाइप का हमारे पास एक ही डिजिट है और हमें 3 बार यूज में लेना है, तो एक डिजिट को हम रिपीट तो कर नहीं पाएंगे, मतलब ये केस पॉसिबल है ही नहीं। और इस कैटेगरी के हमारे पास 2 ही है, हमें 3 चाहिए, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी रह गई, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमें आंसर लिखना है, तो फॉर दैट एंड रिपीट नहीं होगा, ठीक। तो आपको सिंपल सा काम करना है, एक में से एक ही चाहिए, सिलेक्ट कर लो 1 वे, 2 में से एक चाहिए, सिलेक्ट कर लो 2 वेज, एक चाहिए, सिलेक्ट कर लो। डिजिट्स का सिलेक्शन हो गया, उन्हें आप अरेंज कर लो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाओ डिविजिबल बाय 6 के लिए। डिविजिबल बाय 6 बनने के लिए इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज डिविजिबल बाय 2। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए तो हमें ऐसे केसेस तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं, रिपीटेशन परमिटेड वाले केस में आते हैं पहले। तो उसके लिए 300 पहला केस है जिसमें हम तीनों प्लेसेस में 3k टाइप ऑफ डिजिट को यूज करेंगे, दैट इज 3। सो 3 3 3 किसी भी तरह से, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल बनाना है, 6 से डिविजिबल बनने के लिए डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज डिविजिबल बाय 2, एंड 2 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ इवन डिजिट आना चाहिए। तो 3 3 3 वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डिविजिबल बाय 6 ये वाला केस नहीं ले पाएंगे। अब इस पे आते हैं, अगर तीनों के तीनों डिजिट 3k+1 टाइप के ही हैं, तो 3k+1 टाइप के जो डिजिट्स हमारे पास है दे आर 1 and 4, राइट। तो इसका मतलब इन 3 प्लेसेस को भरना है, लेकिन यहाँ पे इवन डिजिट ही होना चाहिए और तीनों प्लेसेस पे 1 या 4 आना चाहिए। तो इस जगह के लिए जो हमारे पास चॉइस है दैट इज ओनली 4, और इन प्लेसेस पे 1 या 4 कोई भी आ जाए चलेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट केस को देखें, ऑल 3 प्लेसेस आर टू बी फिल्ड इन बाय 3k+2 जो कि 2 है, तो मतलब 2 2 2 और वो इवन है, तो डन। नेक्स्ट केस पे आ जाए, एक प्लेस पे 3k टाइप का होना चाहिए, एक प्लेस पे 3k+1, एक प्लेस पे 3k+2 टाइप का होना चाहिए, और हमारे पास जो इवन डिजिट्स है वो या तो 3k+2 टाइप का है या 3k+1 टाइप का है, राइट। इसका मतलब यही हुआ कि हम इस तरह से ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 3k+1 टाइप का रखते हैं, एंड दैट टू 3k+1 टाइप का हमारे पास जो चॉइस है दे आर 1 and 4, तो इस प्लेस को हम एक ही तरह से फिल कर सकते हैं बाय 4, और बाकी दो में से किसी एक जगह पे हमें 3k वाला लेना पड़ेगा, तो एक 3k+2 टाइप का लेना पड़ेगा, और दोनों के पास एक एक ही डिजिट है, सो 2 फैक्टोरियल सच अरेंजमेंट्स, 2 आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास इवन डिजिट जो है वो 3k+2 में भी अवेलेबल है, तो अगर मैं यहाँ पे 3k+2 टाइप का रखती हूँ तो 1 वे ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। अब 3k एंड 3k+1, राइट। तो अब आप चूज कर लो कि कौन से प्लेस में आप 3k टाइप का डिजिट रखना चाहते हैं, तो 2 वेज ऑफ सिलेक्टिंग दैट प्लेस, उस जगह को फिल करने का एक ही तरीका होगा, और जो 3k+1 के लिए होगा उसे हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, और इस प्लेस के लिए एक चॉइस तो है, राइट। तो दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा आंसर फॉर दिस केस, सम देम अप, ठीक है। अब अगर इसी में रिपीटेशन नॉट परमिटेड है, तो इन दैट केस ये तो पहले ही रूल्ड आउट है, क्योंकि हमें 3 प्लेसेस मतलब और रिपीटेशन परमिटेड नहीं है, तीनों के तीनों जगह पे अगर हमें 3k+1 टाइप चाहिए तो 3k+1 टाइप के हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा डिजिट तो होने ही चाहिए, तो ये तो केसेस रूल्ड आउट है, बस यही रह गया 1 1 1। तो हम तीनों कैटेगरी का एक एक डिजिट को सिलेक्ट करते हैं, तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो 3k+1 के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो कोई एक को हम लेंगे और बाकियों के पास तो एक एक ही है, मतलब 1 2 3 ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट हो सकता है, या 4 2 and 3 ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स हो सकता है। तो अगर ये हम लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स और इवन नंबर हमें बनाना है, तो 2 को हमें इस जगह पे रखना पड़ेगा, और बाकी 2 डिजिट कोई भी कहीं पे भी आ जाए तो चलेगा, राइट। और इनमें से इन दोनों में से कोई एक को यहाँ रखना होगा, बाकी 2 कोई भी कहीं पे भी आ जाए चलेगा, सो आंसर इज 6, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इन डिजिट्स को यूज करके। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो 3k टाइप के 2 हैं,
3k+1 टाइप के भी 2 हैं और 3k+2 टाइप के भी 2 हैं। तो इन सिचुएशन में डिविजिबल बाय 4 का तो केस हम सेपरेटली पहले ही कर लेते हैं। देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। 1 1 नहीं आ सकता, 1 2 आएगा, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6, राइट। फिर 2 के साथ 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 ही आएगा, दैट्स इट। तो 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, देन 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 4 आएगा। ये हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 वेज ऑफ डिसाइडिंग, रिपीटेशन परमिटेड है तो कोई भी आ सकता है, राइट। ये है जब रिपीटेशन परमिटेड है। नॉन परमिटेड के लिए ये रूल्ड आउट होगा। सो 8 वेज ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेसेस, और जो 2 डिजिट यूज हो गया वो यहाँ यूजेबल नहीं है, तो 4 वेज, ठीक है। तो 4 से डिविजिबल वाला तो एक बार कर लिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब 3 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। रिपीटेशन परमिटेड है और अगर तीनों कैटेगरी के इक्वल इन नंबर, देखो 2 2 2 इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल ऑफ ऑल काइंड, इन दैट केस आपको मेहनत नहीं करना है। रिपीटेशन परमिटेड है, सबका इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो इन दैट केस आप टोटल नंबर्स बना लो। वो क्या आ जाएगा? 6 वेज ऑफ फिलिंग अप, 6 वेज ऑफ फिलिंग अप, 6 वेज ऑफ फिलिंग अप। इसका 1/3, क्योंकि जो सम होगा या तो 3k टाइप का आएगा या 3k+1 या 3k+2 का। अब इक्वल ऑकरेंस है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा, सो 1/3 ऑफ इट विल मेक द सम डिविजिबल बाय 3, राइट। तो इतने पॉसिबिलिटी है। फिर से कह रही हूं, अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हर तरह की डिजिट की पॉसिबिलिटी और रिपीटेशन परमिटेड है, जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, यू कैन टेक दैट एडवांटेज, ठीक है। अदरवाइज जो केसेस बनाते हुए तो आप कर ही सकते हो, बट व्हाई वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर रिपीटेशन परमिटेड नहीं है, इन दैट केस आप प्रोबेबिलिटी के एस्पेक्ट से नहीं करेंगे, क्योंकि सम का रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है। तो बस आप इतना सा कर लेना कि कैटेगराइज कर लो। हमें 3 डिजिट की जरूरत है, तीनों ले नहीं पाएंगे क्योंकि रिपीटेशन परमिटेड नहीं है, तीनों नहीं है, तो मतलब एक एक लेना पड़ेगा। तो एक एक लेंगे तो इसका भी हमें एक लेना पड़ेगा, यही एक केस यहाँ पे रह जाता है। तो अब आप सिलेक्ट कर लो, 2 में से कौन से एक को आप यूज करेंगे, 2 में से कौन से एक को, 2 में से कौन से एक को आप यूज करेंगे। अब डिजिट का सिलेक्शन हो गया, अब इन्हें आप अरेंज कर लें, दैट्स इट। अब करते हैं डिविजिबल बाय 6। तो उसके लिए आपको डिजिट्स का पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 6 बनाने के लिए यूनिट प्लेस हैज टू बी इवन डिजिट, राइट। और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, इवन डिजिट भी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल या तो होगा या 6k+1 टाइप का होगा या 6k+2, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज में से डिविजिबल बाय 6 चाहिए, मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल। तो टोटल नंबर 6³ है, अगर रिपीटेशन परमिटेड है, ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। और अगर रिपीटेशन परमिटेड नहीं है, इन दैट केस आपको ऐसे केसेस बनाते हुए ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक डिजिट चाहिए, एक डिजिट 3k टाइप का, मतलब 3 या 6 में से कोई एक हमें लेना होगा, एक, एंड देन 1 and 4 में से कोई एक, एंड 2 and 5 में से कोई एक। और एक एक लेने के बाद जब हम अरेंज करें उन्हें, जो यूनिट प्लेस है वो इवन डिजिट से ही फिल्ड होना चाहिए। बताओ 2 2 2 8 पॉसिबिलिटीज है। मैं एक बार आपको लिख के बताती हूँ, उसके बाद तो आप अपना टाइम बचा भी सकते हो। ये हुआ 3 के साथ 1 5, 3 के साथ 4 2, 3 के साथ 4 5, उसी तरह से 6 के साथ 1 2, 6 के साथ 1 5, 6 के साथ 4 2, 6 के साथ 4 5। ये आ गया टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब इन्हें अरेंज करना है ताकि जो यूनिट डिजिट है वो इवन होना चाहिए, और इवन हमारे पास एक ही है, सो 1 वे एंड बाकी 2 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पे हमारे पास इवन डिजिट है ही नहीं, तो ये बना ही नहीं पाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 वेज ऑफ फिलिंग अप, बाकी तो 2 फैक्टोरियल हो गया, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास एक ही है, मतलब यही चीज दोबारा से आ गया, 2 टाइम्स हमने कर दिया। तो बाय दैट ये तो क्लियर हो गया कि आपको सिर्फ ये देखना है कितने आपके पास इवन डिजिट है। तो अगर 2 इवन डिजिट है तो ये कैटेगरी ऑफ आंसर आएगा, अगर एक ही इवन डिजिट है तो ये कैटेगरी ऑफ आंसर आएगा, अगर तीनों इवन डिजिट है, इन दैट केस 3 फैक्टोरियल। रैंडम आप शफलिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमारे पास अगर हम 2 इवन डिजिट वाले केसेस को काउंट करें तो वी हैव 1, 2 इवन डिजिट वाले केस हमारे पास ये है 2, देन वी हैव 3, तो ये हो गया 3 टाइम्स, एंड एग्जैक्टली एक इवन डिजिट, 1 2 3 3, राइट। ये हो गया 3 टाइम्स, एंड तीनों के तीनों इवन डिजिट 3 फैक्टोरियल, सम देम अप, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा,
It says A set 100 elements है, P and Q are subsets of A. How many P, Q are possible satisfying? दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट होना चाहिए। तो इस तरह के सिचुएशन में ना इन एलिमेंट्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दो हाउसेस में। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इसका ले लेती हूँ टू बी ए आई, ठीक है, तो ए आई के लिए चॉइसेस क्या क्या है, या तो वो P एंड Q दोनों को बिलोंग करेगा, या तो इसके पास है इसके पास नहीं है, या नहीं है या नहीं है। यही टोटल पॉसिबिलिटी होंगी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। दो हाउसेस है ना, दो सेट्स है। अब हमें ऐसा चाहिए कि इसका कोई भी एलिमेंट ले तो दोनों हाउसेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों हाउसेस में होगा तो कॉमन एलिमेंट की तरह काउंट हो जाएगा, लेकिन हमें कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं चाहिए। इसका मतलब ए आई बी 1 to 100, हमें किसी भी एलिमेंट को ये चॉइस नहीं देना है कि आप दोनों हाउसेस में जाओ। तो 3 चॉइसेस ही हमें हर एक एलिमेंट को देना है। सो 3 into 3 into 3 into 3, so that becomes 3 power 100, करेक्ट। अब नेक्स्ट P यूनियन Q हमें A चाहिए, यही टोटल पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर P, Q कितने बना सकते हैं, नो कंडीशन इज देयर, तो हम कहते हैं 4 into 4 into 4 into, so that becomes 4 power 100, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्टेड पॉसिबिलिटीज, हमें दोनों का यूनियन क्या चाहिए, सेट A चाहिए। इसका मतलब जब हम इन दोनों हाउसेस के मेंबर को कंबाइन कर दे तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्रिएट होने चाहिए। इट सिंपली मीन्स P एंड Q हाउस में जो एलिमेंट्स है वो ये सभी के सभी उसमें यूज हो जाना चाहिए, कोई भी अनयूज्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सो सिंपली ऑल व्हाट वी आर सेइंग इज ये चॉइस हमें किसी भी एलिमेंट को नहीं देना है, ये वाला रूल्ड आउट है। ये सब एक्सेप्टेबल है, हर एक एलिमेंट दोनों में से किसी न किसी हाउस के पास होगा तो यूनियन में उसकी विजिबिलिटी होगी। अगर दोनों में एब्सेंट है तो यूनियन में वो एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो ये चॉइस आपको नहीं देना है। सो 3 पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, 3 into 3 into 3 into 3, सो अगेन द आंसर इज 3 power, करेक्ट। नेक्स्ट, हमें कोई भी एलिमेंट दोनों में हो ये नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट दोनों में मिसिंग हो ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये रूल्ड आउट है, ये रूल्ड आउट है, ये फेवरेबल है, किसी न किसी घर में जरूर जाए। सो 2 into 2 into 2, 2 power 100, ठीक। देन P इंटरसेक्शन Q, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होना वो एग्जैक्टली हमें 2 ही चाहिए। तो 100 में से आप चूज कर लो कौन से वो दो एलिमेंट है जिनको आप दोनों हाउस में डालना चाहते हो। सो वन वे ऑफ पुटिंग देम, सिलेक्ट दोस टू एलिमेंट्स, वन वे ऑफ डिसाइडिंग, यही चॉइस हमें उन्हें देना है। और बाकी एलिमेंट्स को हमें ये चॉइस देना ही नहीं है, क्योंकि अब हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं चाहिए। सो 3 into 3 into 3, 3 for 98 एलिमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना लैंग्वेज को। नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट पेयर ऑफ P, Q। अनऑर्डर्ड इसको हम बाद में करेंगे, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। जो अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे थे, अभी अनऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन हो वो नल सेट हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ये है। बच्चा ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड है। ऑड नंबर का कोई भी पावर लोगे तो ऑड ही आएगा, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट होल पावर्स। अब आप ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड का डिसीजन लो। मुझे बताओ, लेट्स सपोज आई हैव 1, आई हैव 3, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट है। आई हैव 3, आई हैव 1, ये इन दोनों में भी नल सेट, ये इंटरसेक्शन। तो ये एक केस है जो इसमें काउंटेड है और इसकी डुप्लीकेसी नहीं है। अनऑर्डर्ड के फॉर्म में, अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो उस केस में ये दोनों सेम बन जाते हैं। लेकिन इसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं, वो एक ही बार आया है। तो ऑर्डर्ड ले या अनऑर्डर्ड ले, उसे हमें एज इट इज एक ही बार काउंट करना है, बाकी दो जो है वो एक बार काउंट होंगे अनऑर्डर्ड के केस में। तो जब भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है ऑर्डर्ड फॉर्म में, आप उसे अनऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको +1/2 कर देना है। इसे 3 है, मेरा आंसर क्या आएगा, ये एक, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक और ये एक, राइट। मैंने बस एक सैंपल सा चीज लिया है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड फॉर्म का आंसर को अनऑर्डर्ड में आप कैसे लिखेंगे। तो 3 में +1 कर देना और /2 कर देना। एज्यूमिंग कि मैं इसी को दूसरी बार लिख लूं तो मैंने +1 कर दिया, फिर मैंने /2 कर दिया, क्योंकि ये भी डुप्लीकेट है और ये भी डुप्लीकेट है, तो /2, ठीक है। तो इस तरह से, सो 3 power n + 1/2 अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट पेयर के लिए, क्लियर। नेक्स्ट, it says if 10 couples participate in mixed double tennis tournament, then number of games in which no couple is present. First part, exactly one couple is present but they play on opposite sides. सबसे पहले मिक्स्ड डबल, इसका मीनिंग बहुतों को क्लियर नहीं होता, तो लेट्स बी वेरी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ इट। जैसे टेनिस है तो मिक्स्ड डबल मतलब 2 प्लेयर इधर 2 प्लेयर इधर, और मिक्स्ड मतलब एक मेल एक फीमेल, इस तरह से होना चाहिए। दोनों टीम के पास एक मेल एक और एक फीमेल होना चाहिए।
अब अगर हम इस तरह का कोई गेम प्लान करना चाहते हैं तो बहुत क्लियर है, 2 मेल एंड 2 फीमेल का हमें सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन कहता है 10 कपल्स में कितने आप मिक्स डबल गेम प्लान कर सकते हो, तो आप कहोगे कि 10 कपल्स है तो 10 मेल मेंबर्स है, उसमें से आप 2 का सिलेक्शन करो, फीमेल में से 2 का सिलेक्शन कर लो। लेट्स सपोज M1 एंड M2 2 मेल मैंने लिया, F1 एंड F2 मैंने 2 फीमेल लिया। अब मुझे टीम बनाना होगा, तो मेल 1 के पास 2 चॉइसेस है चूज करने के लिए। लेट्स सपोज उसने इसे लिया, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए यही बच जाती है। तो M1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वे में हम टीम बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली M2 का भी टीम क्रिएट हो ही जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 2, राइट। ये हो गया टोटल। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन है जैसे कि नो कपल इज प्रेजेंट, कोई भी कपल साथ में नहीं खेल रहा है, तो उस केस में इतना सा आ गया ना कि 10 मेल मेंबर्स आ गया, आप सिलेक्ट कर लो कोई भी 2 को, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फीमेल्स है दे कैन नॉट प्ले, तो उन्हें हटा दो। 8 फीमेल्स दैट यू आर लेफ्ट विद, 2 को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद टीम बनाओ, तो 2 मेल है 2 फीमेल है, M1 के लिए 2 चॉइसेस, M2 के लिए 1 ही चॉइस, सो 2 वेज ऑफ डिवाइडिंग देम इनटू टीम। ठीक, इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्टली 1 कपल इज प्रेजेंट, तो चूज कर लो कौन सा कपल है। तो 1 मेल 1 फीमेल तो आ गया आपके पास, ठीक है, बट दे प्ले ऑन ऑपोजिट साइड, एग्जैक्टली एक ही कपल होना चाहिए। अब आपके पास 9 मेल है 9 फीमेल है, ठीक है, तो आप किसी एक मेल मेंबर को चूज कर लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फीमेल को आपको नहीं लेना है, तो 8 वेज ऑफ चूजिंग ए फीमेल। ठीक, अब हमें टीम बनाना है। अब M1 M2 F1 F2 एज्यूमिंग कि ये एक कपल है M1 F1, तो ये सेम टीम में नहीं हो सकता, मतलब M1 के लिए एक ही चॉइस रह गया, तो ये, सो 1 वे ऑफ डिवाइडिंग देम इनटू टीम। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो, वी विल डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जिस भी चैप्टर में आपको करने की रिक्वायरमेंट लगे। हियर, आउट ऑफ 20 पेयर्स ऑफ शूज, ए पर्सन स्टील्स 6 शूज, द नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच नो पेयर इज टेकन। मतलब रैंडम लेने से टेम्पल के बाहर 20 पेयर्स ऑफ शूज आ गया, मतलब टोटल 40 शूज ऐसे स्कैटर्ड है। कोई रैंडमली 6 शूज उठा के भाग गया, पता चला कि उसके पास तो कोई पेयर आया ही नहीं, तो कितने तरह से वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए देखो 20 पेयर्स ऑफ शूज, कुछ इस तरह से सोचो कि बॉक्सेस में लेट्स सपोज 20 पेयर्स ऑफ शूज आते और 6 शूज का हम सिलेक्शन करना चाहते हैं जिसमें कोई पेयर आए ही नहीं, तो उसके लिए वी विल से कि 20 पेयर में से 6 पेयर ले लेते हैं पहले, ठीक, राइट। अब 6 पेयर में लेफ्ट राइट शूज अलग अलग होते हैं, तो मैंने फर्स्ट बॉक्स को ओपन किया, कोई एक को चूज कर लिया, एंड सेकेंड को लिया, किसी एक को चूज कर लिया। सो इट इज काइंड ऑफ 2 वेज ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स टू सेकेंड टू थर्ड, इस तरह से 6 बॉक्सेस आ गया, तो ये आ गया 2 पावर 6, ठीक है। अब सेकेंड एग्जैक्टली 1 पेयर इज टेकन, तो 20 बॉक्स में से किसी एक को आप एज इट इज ले लो ताकि आपको कंप्लीट पेयर मिल जाए। अब आपके पास बचे 19, उसमें से आपको चूज करना है कितने, 5, तो 19 बॉक्सेस में से किसी 5 को आप ले लो, लेफ्ट राइट 2-2 चॉइसेस है हर बॉक्स के पास, एक एक आप पिक कर लो। सिंपल वे, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, उसके लिए यही एक्सपोजर की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा।